दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, एक आगे बढ़ने से पहले ये भी बोलूँगा कि देखिए, हम जो है टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर रहे हैं हिंदी मीडियम को लेके। तो आप हमारे फ्री वाले और पेड वाले दोनों टेस्ट सीरीज़ आप देख सकते हैं। फ्री में हम 32 टेस्ट लेके आ रहे हैं, जो एक पूरा ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज़ होगा। और ये हिंदी मीडियम को हम अगले महीने से हम लॉन्च कर देंगे। अभी आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा विद इन 1 वीक के अंदर, जिसमें हिंदी मीडियम के लिए भी टेस्ट दिए जाएंगे, जैसे कि हम इंग्लिश मीडियम को दे रहे हैं, ताकि आप ऑनलाइन टेस्ट और IAS पे भी दे सकें। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ें पसंद आती हैं तो आप पेड की तरफ भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। एक ये भी बात, दूसरा ये बात है दोस्तों, देखो ये एडिटोरियल एनालिसिस जो हम करते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंटेस्ट क्या होता है एक तो इसके बारे में बताता हूँ, साथ में इसके इश्यूज़ क्या हैं या फिर प्रो एंड कॉन्स क्या है, साथ में वे फॉरवर्ड क्या है, मैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। और मैं यहाँ पे उन्हीं एडिटोरियल को डिस्कस करता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ से एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से समझिएगा। हालांकि एडिटोरियल बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन हमें एक सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, ताकि हमें उस एडिटोरियल पे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से हमें लगे कि हाँ यार, यहाँ से एक एडिटोरियल जो है बन सकता है। मैं उसी एडिटोरियल पे हम पूरी रिसर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द हिंदू में एडिटोरियल इतना सा, अगर हम बात करें जैसे आज के बारे में लेंगे, तो ट्रांसफ़र को लेके जज के ऊपर कुछ इतना बड़ा आर्टिकल है, सिर्फ ज़्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है। लेकिन अगर हम उसकी गहराई में देखें तो हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है ट्रांसफ़र का, तो जिसको हमने काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके उसके बाद हम आपको यहाँ पे जो है प्रस्तुत करते हैं, ताकि अगर हमारा स्टूडेंट अगर एक बार में देखे तो उसके सारे के सारे डाउट्स सभी एंगल्स में, सभी डायमेंशंस में जो हम क्लियर कर सकें। तो आज के एडिटोरियल में हम पहले एक हम कॉलेजियम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, फिर साथ में हम जो है ट्रांसफ़र के बारे में, जो ट्रांसफ़र के इश्यूज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि एक ही एडिटोरियल में हम जो है 2 टॉपिक के ऊपर जो डिस्कस करेंगे, हो सकता है थोड़ा लेंथी जाएगा। हमारे साथ पेशेंस के साथ रखिए और अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, हुआ क्या अभी हाल ही में, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें। कुछ भी मतलब इस तरह से, मतलब कि कुछ भी मतलब चीज़ों को लेके आ सकता है, जिसमें ट्रांसफ़र का भी एक इशू है, तो हम उस पर भी जो हम बहुत गहराई से जो है बेसिकली बात करेंगे। अभी देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि मद्रास हाई कोर्ट के ये संजीव बैनर्जी हैं। ये चीफ, अगर हम बात करें तो ये चीफ जस्टिस हैं वहाँ के, मतलब मद्रास हाई कोर्ट के। अगर मद्रास हाई कोर्ट के पावर की बात करें, मतलब कितने सारे जजेस हैं वहाँ पे, कुछ ऑलमोस्ट 75 जजेस हैं। अब जहाँ पे इनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है वहाँ पे सिर्फ 4 जजों की बेंच है, जिसको मेघालय के नाम से, मतलब कि इनको मेघालय स्टेट में जो ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब सोचो, आप अगर आप ही हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अब आप ऐसे समझे, मान लीजिए आप एक IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी डिस्ट्रिक्ट के DM हैं, और डिस्ट्रिक्ट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी है, और आपको कोई छोटे से प्रशासन विभाग में बना के आपको वहाँ पे आपको कार्य दे दिया, कि आपको मान लो कि डिपार्टमेंट दे दिया, तो क्या आप सोचेंगे नहीं कि ये पहले मेरे पास एक डिस्ट्रिक्ट थी जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स थे, अब मुझे एक छोटे से डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया गया, तो इनडायरेक्टली आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में ये आएगा कि जो आप अच्छे से काम करते थे, अब आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, डीमोटिवेट हो सकते हैं। क्या पता, डीमोटिवेट भी हो सकते हैं। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि अगर आप कोई बड़े काम करें फिर उसके बाद छोटे काम की तरफ आ जाए, तो डेफिनेटली आदमी डीमोटिवेट भी हो सकता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी ये देखने को मिल रहा है। इतनी बड़ी बेंच के अगर चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, वहाँ पे 75 हाई जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, और साथ में फिर इनको मेघालय में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो ये भी एक, मैं ये नहीं कह रहा ट्रांसफ़र होने चाहिए, ठीक है, लेकिन देर इज सम, यहाँ पे जो इशू उठाया जा रहा है वहाँ पे ये इशू उठाया जा रहा है, ठीक है, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन देर इज सम प्रॉपर प्रोसेस का मतलब ये है कि एटलीस्ट थोड़ा बताए तो सही, हम क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या रीज़न है। तो इसके ऊपर मतलब कि जो बातें हैं, जो बेसिकली अगर हम बात करें तो इस पर ओवरऑल जो इसी पे मतलब कि बातें उठ रही है, तो इसी के पर्सपेक्टिव में हम तो डिटेल में समझेंगे। तो हुआ क्या है कि अब लगातार ट्रांसफ़र, मतलब कि अगर बात करें इस ट्रांसफ़र का, जो बात करें तो विरोध भी किया जा रहा है, साथ में इस बड़ी संख्या में जो वकील उच्चतम न्यायालय की जो कॉलेजियम जो वास्तव का जो है बेसिकली विरोध भी कर रहे थे। और इसी कॉलेजियम की प्रक्रिया के थ्रू 16 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की भी सिफारिश की थी। यानी कि अब जो मुनीश्वर नाथ भंडारी हैं वो चेन्नई, मतलब कि बात करें तो लाइक मद्रास हाई कोर्ट को संभालेंगे, और उसके बाद ये जो है मेघालय की तरफ चले जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे मद्रास बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव यहाँ पे एक पारित किया, इस ट्रांसफ़र का विरोध किया गया, यानी कि उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया और साथ में इस चीज़ का जो है विरोध भी किया।
साथ ही कॉलेजियम प्रक्रिया में जस्टिस संजीव बनर्जी के ट्रांसफर की सिफारिश पर पुनर्विचार करने का जो है बेसिकली अगर बात करें तो आग्रह भी किया गया, राइट। फिर साथ में अगर हम बात करें तो इन्होंने ये बोला कि मेघालय के ट्रांसफर अगर होते हैं तो ये अपारदर्शिता प्रक्रिया से, ये मतलब कि अगर हम बात करें जो बेंच है, जो बार एसोसिएशन है, जो वकीलों का जो बार एसोसिएशन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। चिंतित का मतलब यहाँ पे ये है कि बोल रहे हैं कि ठीक है ट्रांसफ़र करें, लेकिन ये पूर्ण रूप से पारदर्शी नहीं है, तो जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हैं वाद विवाद जो हमें अगर हम बात करें तो देखने को मिल रहा है। साथ में ऐसे स्थानांतरणों को मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का उल्लंघन भी माना जाता है, जो न्यायपालिका के लिए अच्छी नहीं होती। अगर आप किसी चीज़ के उल्लंघन के थ्रू अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली फिर वो चीज़ इतनी बढ़िया से जो है नहीं होगी, राइट। अब समझते हैं, अभी हमने समझा, अब हम ये समझते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, क्योंकि जब तक हम संवैधानिक प्रावधान को नहीं समझेंगे जब तक हमारे लिए काफ़ी सारी जो है दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसीलिए पहले हमें संवैधानिक अनुच्छेद को, मतलब कि प्रावधान को जो है हमें जो है समझना पड़ेगा। तो हमारे लिए 3 तरह के अनुच्छेद यहाँ पे काम करते हैं, जिसमें अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 222 के हिसाब से जो है बेसिकली जो है अगर बात करें तो हमें काम करना पड़ता है। तो उसी को एक करके डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे अगर अनुच्छेद 124 को देखें तो यहाँ पे ये कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों, जिसमें अगर हम बात करें राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए जिन्हें न्यायाधीश से परामर्श को उपयुक्त समझे के परामर्श के बाद की जाएगी। दूसरा हमें ये प्रावधान ये देखने को मिलता है 217 में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के प्रावधानों के अनुसार एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श और मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से जो है की बात की जाएगी। लेकिन ट्रांसफर पे यहाँ पे ये कहता है कि न्यायाधीश के स्थानांतरण से संबंधित, ट्रांसफर से संबंधित राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो ट्रांसफर जो है बेसिकली कर सकता है। तो बेसिकली अगर हम देखें 124 में यही कहा गया है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों, जिसमें राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए जिन्हें न्यायाधीशों के परामर्श को उपयुक्त समझे सके परामर्श के बाद जो है की जाती है। अभी हम इसके बैकग्राउंड में भी चलेंगे कि कैसे ओरिजिन हुआ, किस तरह से हुआ, वो आम बात है। जस्ट हमने अभी तक जो है यहाँ पे जो संवैधानिक प्रावधान को यहाँ पे जो है डिटेल में देखा। इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज का जो बेसिकली मुद्दा वो इसी पे ही सबसे ज़्यादा उलझा जा रहा है। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि अनुच्छेद 222 के अनुसार न्यायाधीश के स्थानांतरण से संबंधित है, यानी राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित जो है बेसिकली कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो कॉलेजियम प्रणाली जो होती है हमारी, इसमें ये होता है कि बेसिकली देखो ये क्या है, ये ग्रुप है। आप ऐसे समझें दोस्तों, ये कुछ नहीं है, जस्ट एक ग्रुप है जिसमें हम बात कर सकते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं और साथ में उनके 4 वरिष्ठतम मतलब कि जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ये कुछ नहीं है। आप ऐसे समझें कि बेसिकली ये एक अगर बात करें तो ये है एक ग्रुप है, राइट। ये एक ग्रुप है, आप ऐसे समझें कि ये एक अगर बात करें तो न्यायाधीशों का ग्रुप है, उसी को हम कहते हैं। यानी कि यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी भी अधिनियम या संविधान के प्रावधानों द्वारा स्थापित ना होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। यानी कि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें निर्णयों के माध्यम से जो है इसका जो है बेसिकली जो है विकास किया गया है। आप समझे, यानी कि मैं बेसिकली उन पर भी फोकस कर रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक, जिनको कुछ नहीं पता। तो कॉलेजियम प्रणाली के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो बेसिकली ये एक तरह से ये ग्रुप जो हमें स्पेशली देखें तो हमें देखने को मिलता है। तो कॉलेजियम प्रणाली का विकास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर इसका किस तरह से विकास हुआ। देखो, प्रथम न्यायाधीश मामला, यानी कि देखो दोस्तों इसका जो विकास हुआ है ना, ये मतलब केसेस टू केसेस चल रहा था कि भाई जैसे जैसे केसेस आते गए वैसे वैसे इस चीज़ का जो है अगर बात करें तो विकास होता चला गया। तो अगर 1981 की अगर हम केसी मतलब अगर उसके साल में देखें तो SP गुप्ता बना भारत संघ का 1981 का एक मामला आया था, जिसे प्रथम न्यायाधीश मामले के नाम से भी जो बेसिकली जाना जाता है। इसमें मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायिक नियुक्तियों के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ पूर्ण और प्रभावी
परामर्श होना चाहिए। ठीक है, तो 1981 में मतलब ये बोला गया कि 1981 में ये बोला गया कि भाई सीजीआई के साथ मतलब कि एक तरह से अगर बात करें तो परामर्श जो है बेसिकली होना चाहिए। इसके अलावा ये भी निर्धारित किया गया कि न्यायिक नियुक्तियों और जो तबादले होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के सुझाव की प्रधानता को ठोस कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है। यानी कि इसमें यह भी बोला गया कि भाई अगर मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल मतलब ट्रांसफर्स किए जाते हैं किसी के, तो वहाँ पे हाँ ये बोल सकते हैं सीजीआई के जो अगर बात करें तो इसमें अगर रिकमेंडेशन करता है तो उसको अगर हम बात करें तो अस्वीकार भी जो है बेसिकली किया जा सकता है। लेकिन इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों में न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्राधान्यता जो है स्थापित कर दी। यानी कि अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम देखें नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी। मतलब कहने मतलब आप ऐसे समझें कि जो एससी था वो स्मॉल हो गया एज कंपेयर टू कार्यपालिका। यानी कि यहाँ पर कार्यपालिका जो है, देखो मैं क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो इस चीज़ को समझो कि यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग हो गया कार्यपालिका, यहाँ पर जो एससी है सुप्रीम कोर्ट है वो वीक हो गया। मतलब पहले अगर हम पहले केस में देखें यानी कि जब हम कॉलेजियम प्रणाली के जब विकास के बारे में जब बात करें तो उसमें हमें ये पता चलता है कि पहले चरण में यानी कि पहले चरण में देखें तो वहाँ पे एससी जो है बेसिकली जो है वीक हो गया था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में हमें ये पता चला दूसरा न्यायाधीश मामले में अगर हम देखें तो जो 1993 के अंदर आया था, इसमें ये बोला गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत के साथ यह स्पष्ट किया कि परामर्श का अर्थ वास्तव में सहमति है। अब ध्यान समझना, पहले यह था कि परामर्श मान सकते नहीं मान सकते वो एक अलग बात थी, लेकिन इस कंडीशन के अंदर परामर्श का अर्थ जो होगा वो वास्तव में जो है सहमति के तौर पे जो है बेसिकली जो है देखा जाएगा। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह सीजीआई की व्यक्तिगत राय नहीं होगी बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठम जो उम्र में सबसे ज़्यादा होंगे न्यायाधीश के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी। यानी कि इसमें यह भी बोला गया कि साथ में मतलब कि 2 वरिष्ठम न्यायाधीशों के परामर्श से जो ली गई एक संस्थागत राय भी जो यहाँ पे जो है बेसिकली होनी चाहिए। तीसरे अगर हम बात करें तीसरा न्यायाधीश मामले में अगर हम देखें तो 1998 के अंदर जो हमें देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि 1998 में पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा जारी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेज का विस्तार किया जिसमें सीजीआई और उसके 4 वरिष्ठम सहयोगी शामिल होंगे। यानी कि अगर हम आज के सीजीआई की बात करें तो जिसके अंदर एक हमारा सीजीआई है प्लस इनके 4 वरिष्ठम, जिनमें 4 अगर बात करें तो वरिष्ठम जो है न्यायाधीश जो है इसमें सीजीआई की प्रक्रिया में जो है शामिल होते हैं। तो हमें एक बात ये भी मोटा मोटा पता चला, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है सीजीआई के बारे, मतलब कि अगर हम बात करें जो ये कॉलेजियम की जो प्रक्रिया है इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है ना कोई लेकिन ये हालांकि ये बनाई गई है अगर बात करें माननीय न्यायाधीशों के द्वारा ही, हमें ये बात जो है बेसिकली जो पता चलती है। फिर इसमें अगर देखो यहाँ पे ये बोला गया कि एक उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठम न्यायाधीश। यानी कि सेम अगर बात करें तो जो कॉलेजियम प्रक्रिया जो केंद्र के अंदर है वही अगर बात करें तो वो हमारे हाई कोर्ट के अंदर भी जो सेम इसी तरह का प्रोसेस दिया जाता है जिसका 1+4 हमें जो है देखने को मिलता है। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा नियुक्त किए गए अनुशंसित नाम सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम के अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुंचाए जाते हैं। यानी कि उच्च न्यायालय के जो कॉलेजियम के द्वारा जो नियुक्त किए गए अनुशंसित नाम होते हैं वो सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम के अनुमोदन के बाद ही दिए जाते हैं। यानी कि पहले हाई कोर्ट में होता है, फिर उसके बाद यही जो आगे जो नाम होते हैं वो फिर सीजीआई के कॉलेजियम के प्रोसेस में चले जाते हैं, फिर उसके बाद सरकार के पास जाते हैं और फिर सरकार इस पर जो ठप्पा लगाती है। कहने का मतलब ये है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए जाने के बाद की प्रक्रिया में जो बेसिकली हमें जो देखने को मिलती है। यदि किसी वकील को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति किया जाना है तो सरकार की भूमिका जो असूचना ब्यूरो या इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा उसकी जांच कराए जाने तक ही जो है बेसिकली सीमित होती है कि बस ठीक है भाई आईबी में इसको दे दिया जाता है कि भाई इसका देखें कि ये मतलब कि जो न्यायाधीश हैं ठीक ठाक हैं या नहीं है तो उसके बारे में जस्ट दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ सरकार का बेसिकली यहाँ पे इतना ही रोल जो हमें देखने को मिलता है। लेकिन सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों पर आपत्ति भी उठा सकती है और कॉलेजियम की पसंद के बारे में जो है स्पष्टीकरण भी मांग सकती है, परंतु यदि कॉलेजियम द्वारा उन्हीं नामों की अनुशंसा जो दोबारा कर दी जाए तो सरकार सैद्धांतिक पीठ के निर्णय के तहत उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य होगी। यानी मोटा मोटा ऐसे समझो कि सरकार, लेट्स सपोज सरकार है और यहाँ पे सीजीआई है, सीजीआई बोलता है भाई ठीक है भाई इस बंदे को आप रिकमेंडेड करो, सरकार बोलते हैं नहीं हमें ये बंदा पसंद नहीं आ रहा हम उसको वापस कर देंगे।
तो उन्होंने उसके नाम को वापस कर दिया। लेकिन सीजे दोबारा बोलता है नहीं भाई, हमने सरकार ये बोलते हैं कि ठीक है तो एक बार पुनः विचार कर लो और आप फिर हमें दोबारा बताएं। फिर सीजे बोलते हैं कि नहीं भाई हमने कर लिया और आप इसको करो। तो सेकंड बार जब अगर भेज देंगे तो उस कंडीशन में सरकार को 100% उस पर मोहर लगानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे भी एक लूप होल है। लूप होल को समझते हैं थोड़ा सा दोस्तों कि लूप होल कैसे है। यहाँ पे ये है कि लेट सपोज सीजीआई ने मान लो रिकमेंडेशन भेज दी सरकार को, और सरकार के अंदर इंटरनल सोर्सेज होते हैं, उनको पता चल जाता है कि कौन सा न्यायाधीश कैसा है, किस तरह से है और क्या क्या है कि मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ये चीज़ें पता चल जाती है सरकारी विभाग में, वो चीज़ें सारी की सारी जो बेसिकली देखें तो पता चल जाती हैं। तो सरकार क्या करती है, इसको होल्ड पे डाल देती है। होल्ड का मतलब ये होती है कि ना तो सरकार इस पे कुछ हाँ बोलेगी ना इस पे ना बोलेगी, आप समझे, क्योंकि इस चीज़ का अभी तक एक जो समय की जो तय सीमा है उसका अभी तक निर्धारण नहीं हो पाया है। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि सरकार यहाँ पे होल्ड कर देगी। अब सीजीआई बेचारे अब बोलेंगे बताओ ये डिसीजन नहीं दे रहे हैं। सरकार अगर सीजीआई जाती है, सरकार भाई बताइए क्या हुआ, वो तो बताते हैं और ऐसे में 2-3 साल हो जाते हैं और उस केस में जो जज होता है उसके रिटायरमेंट का एज आ जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज होते हैं वो अप्रॉक्स मतलब मान के चले 55 to 65 के बीच में ही जो बेसिकली बैठते हैं। तो उस कंडीशन में सरकार यहाँ से मतलब इस गेम को मतलब खेल सकती है अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर सरकार वापस कर दे और सीजीआई दोबारा कर दे तो फिर बाध्यकारी जो है हमें देखने को मिलता है। अब तो थोड़ा ये हो गया, अभी थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं, हालांकि इंग्लिश में है, थोड़ा सा बैकग्राउंड को इस चीज़ को जो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो कॉलेजियम सिस्टम में अगर हम देखें, अगर ओरिजिनल के बारे में देखें तो हमें 124 और 217 के बीच में हमें ये पता चलता है। और साथ में यहाँ पे एक चीज़ आपने देखेंगे कि कंसल्टेशन विद सीजीआई एंड गवर्नमेंट वाज नॉट बाउंड बाय द सीजीआई रिकमेंडेशंस। मतलब जो स्टार्टिंग में जब बोला गया था, संविधान हमें ये कहता है कि सरकार जो है इसके प्रति बाध्यकारी नहीं है। अगर जो सीजीआई जो रिपोर्ट देता है उसके बारे में बाध्यकारी, मतलब कि जो एक अपॉइंटमेंट के लिए आगे सिफारिश करता है तो उसके लिए बेसिकली बाध्यकारी नहीं है। लेकिन जब हमारे पास मतलब कि डिसीजन आते गए, जब चीज़ें आती गई तो उसके हिसाब से फिर इस चीज़ को जो है बाध्यकारी कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हाँ नहीं, अगर हम भेज रहे हैं, हम बिल्कुल पुख्ता से भेज रहे हैं, हम अच्छे से भेज रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो बहुत अच्छे से जो है बेसिकली जो है भेज दिया गया। फिर कंपोजिशंस में यही बोला गया कि भाई जैसे मैंने बताया कि पैनल होगा, टॉप 5 जजेस का पैनल होगा और उसके बारे में चीज़ें होंगी। वीटो में यही जो है मैंने बताया कि एक बार भेज सकते हैं, एक बार सरकार वापस कर सकते हैं, दूसरी बार अगर आएगा तो फिर सरकार को जो बेसिकली मानना पड़ेगा। ये तो था कॉलेजियम प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे सरकार के निर्णयों के थ्रू मतलब चीज़ें जो है आगे आती चली गई। इसी के जैसे एक हमने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी बनाया। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको टेक डाउन कर दिया। टेक डाउन का मतलब क्या है कि मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट ने, नॉट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेक डाउन कर दिया। टेक डाउन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इसको बर्खास्त कर दिया। उन्होंने ये बोला, इसके पीछे रीज़न इन्होंने ये बोला, इसमें पहले था क्या, इसमें ये था कि भाई एनजेएसी जो होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल 99 अमेंडमेंट के थ्रू जो है इसको लाया गया और 2014 के अंदर और उसको रेक्टिफाई किया गया। आई थिंक 2015 में इसको मतलब बना दिया गया था। हाँ, अप्रैल 2015 में जो इसका इंप्लीमेशन जो बोले अगर बात करें तो बना दिया गया था। इसमें कंपोजिशंस में ये था कि भाई इसमें एक तो सीजीआई होगा, साथ में इसमें 2 सीनियर मोस्ट एससी के जो जज होंगे और साथ में यूनियन लॉ मिनिस्टर होगा, साथ में 2 एमिनेंट पर्सन भी होंगे। यानी कुल मिला के अगर बात करें तो 6 बंदों का अगर बात करें तो मतलब कि ये एक तरह से ये कमीशन, मतलब एक तरह से बात करें तो ये इस तरह से कमीशन जो है बेसिकली अपॉइंटमेंट के लिए बनाया गया था। लेकिन वीटो पावर यहाँ पे ये थी कि एनजेएसी नॉट टू रिकमेंडेड पर्सन इफ एनी 2 मेंबर डिड नॉट एग्री। यहाँ पे भसड़ यहाँ पे ये हुई थी कि भाई 6 में से अगर 2 बंदे भी एग्री नहीं हुए ना तो उस बंदे का नाम जो है रिकमेंडेशन नहीं होगा। अब वो 2 बंदे कैसे हो सकते हैं, या फिर हो सकता है भाई लॉ मिनिस्टर ना माने, तो लॉ मिनिस्टर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे सरकार आ गई बीच में। अब जो एमिनेंट पर्सन होंगे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सरकार ही तो करेगी, ध्यान समझना। जो किसी पर्सन को अगर मान लो किसी को नियुक्ति करेगी भाई तो डेफिनेटली उसको भत्ता भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, तो उस कंडीशन में सरकार की बात मानेंगे। तो उस कंडीशन में अगर 2 बंदों ने भी मना कर दिया तो भाई वहाँ पे फिर सीजीआई के जो अगर सीजीआई पर लगाम लगा दी जाएगी। तो उस कंडीशन में इसलिए सरकार फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारा केशवानंद भारती का जो केस आया था 1973 के अंदर, उसके अगेंस्ट इन्होंने बोला कि इससे ये होगा कि जज जो स्वतंत्र नहीं होंगे और वो अच्छे नामों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, इसमें सरकार का इंटरफेरेंस होगा, आदि आदि मतलब बड़ी बड़ी बातें मतलब बोल के जो है इसको बिल्कुल जो है बिल्कुल टेक डाउन कर दिया गया। और पुरानी व्यवस्था जो हमारे कॉलेज की व्यवस्था है उसमें जो है जो चीज़ें जो बेसिकली आ गई थी।
तो उसी के केस में कोलिजियम की जो प्रणाली की आलोचना इस बेस पर करी जाती है कि एक तो पारदर्शिता की कमी हमें देखने को मिलती है, दूसरा भाई भतीजावाद जैसी विसंगतियों की संभावना भी हमें देखने को मिलती है। भाई एक होता है ना कि एक सिस्टम ऐसा ऐसा हो जाता है कि ठीक है भाई, इस साल आप बन जाओ, अगले साल मैं बन जाऊंगा, अगले साल मैं बन जाऊंगा। तो ऐसे एक बात करें तो भाई भतीजावाद हो गया, भाई अपना अपने को खींचता है, तो वो वाला हिसाब है। तो इसमें भाई भतीजावाद काफ़ी ज़्यादा जैसे विसंगतियाँ जो हमें देखने को मिली, और साइमल्टेनियसली सार्वजनिक विवादों में उलझना, कुछ ये भी हमें देखने को मिले कि हमें कुछ ऐसे मुद्दे दिए गए जिसमें लगा कि सीजीआई मतलब कि स्पष्ट नहीं कर पा रही है। तो ऐसी सब चीज़ें जो है बेसिकली देखने को मिली। साथ में कई प्रतिभाशाली कनिष्ठ न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की अनदेखी भी यहाँ पे करी गई। कुछ ऐसे भी प्रतिभाशाली न्यायाधीश भी थे जिनकी अनदेखी कर दी गई, क्योंकि होता है ना भाई भतीजावाद, भाई अपने अपने को खींचता है। क्यों भाई, सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है, एवरीथिंग मिलता है। तो उस कंडीशन में ये सब चीज़ों के कारण जो इसकी बेसिकली अगर बात करें तो हमें जो आलोचना जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिली। फिर इसके बाद अब आते हैं अभी तक हमने कोलिजियम के बारे में पढ़ा, अब आते हैं थोड़ा ट्रांसपेरेंसी के बारे में, ट्रांसफर के बारे में। देखो ऐतिहासिक संदर्भ यानी कि महत्वपूर्ण मामले में हमें यह देखने को मिलता है कि 1970 के दशक में न्यायाधीशों का दमन और हस्तांतरण यहाँ पे हमें देखने को मिला। यानी कि भाई जिसको पसंद नहीं था उसको कहीं उठा के फेंक दिया। मान लो कोई न्यायाधीश से कोई ज़्यादा आंख मिला रहा था, उसको उठा के उधर कोने पे दूर दरा नागालैंड साइड में फेंक दिया, अरुणाचल प्रदेश में फेंक दिया, समझ रहे मतलब कि गुवाहाटी वाले उसमें मेघालय में फेंक दिया। तो इस तरह से कंडीशन में ये देखने को मिला कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और कई उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण में कई न्यायाधीशों का अधिक्रमण किया गया। यानी कि यहाँ पे अगर बात करें तो भेदभाव आप बोल सकते हो, या फिर एक तरह से दमन बोल सकते हो, तो या फिर आप स्थानांतरण बोल सकते हो। इस केस में जो काफ़ी ज़्यादा 1970 से ये सारी की सारी चीज़ें जो बेसिकली चलती जा रही थी। फिर उसके बाद संकल्पचल एच सेठ मामला एक निकल के आया। ध्यान से समझना, ये मामला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ट्रांसफर से रिलेटेड अगर बात करें, जो जजेस के ट्रांसफर से रिलेटेड जो हमें मामला जो देखने को मिलता है, यहाँ पे ये बोला कि भाई अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने आपातकाल के बाद यानी कि 1971 के बाद अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 222 की व्याख्या की। अदालत ने माना कि एक न्यायाधीश को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने में व्यक्ति को कई समस्याएं जो है देखने को आती हैं। यानी कि इन्होंने ये भी बोला, इन्होंने इस मामले के थ्रू ये बोला कि भाई अगर हम एक जज को दूसरे जज में मतलब दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो यस वो एग्री करते हैं कि काफ़ी सारी समस्या आती है भाई ट्रांसफ़र की आती है। फिर साथ में स्कूल जो अगर उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें समझ, तो वो सो एंड बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं। और यह नोट किया गया कि स्थानांतरित किए जाने के प्रस्तावित न्यायाधीश की सहमति योजना और साथ में सॉरी और अनुच्छेद 222 की भाषा का हिस्सा थी। और साथ में यहाँ पे ये भी बोला कि अदालत ने यह भी माना कि अगर स्थानांतरण की शक्ति पूरी तरह से कार्यपालिका के पास है तो यह न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करती है और संविधान की मूल विशेषताओं को खा जाती है। यानी कि यहाँ पे ये देखने को मिला कि अगर इस तरह की अगर ट्रांसफ़र की फैसिलिटी अगर हम कार्यपालिका को दे देंगे कि भाई ये पता चले कि आईएएस आईपीएस मतलब आईएएस जो है उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फिर जो अगर हम बात करें जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है कमज़ोर होकर जो हमें सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद प्रथम न्यायाधीश का मामला हमें देखने को ये मिला कि एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 के अंदर में ये देखने को मिला कि इसमें इन्होंने ये बोला कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति को न्यायाधीश की नियुक्ति में सीजीआई की सहमति की आवश्यकता नहीं है। इस फैसले ने नियुक्ति में कार्यपालिका की श्रेष्ठता की पुष्टि करी। यानी कि जब एसपी गुप्ता बनाम में मतलब ये देखने को मिला कि भाई अगर नियुक्ति करते समय सीजीआई की सहमति की आवश्यकता नहीं है, तो इस फैसले को मतलब कि अगेन यहाँ पे कार्यपालिका जो है स्ट्रांग हो गई और एससी जो है जो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई। द्वितीय न्यायाधीश के मामले में ये देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम प्रणाली विकसित की। और सहमति का अर्थ यहाँ पे एक संस्था के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की सहमति और 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ चर्चा सहित सीजीआई द्वारा तय की जाती थी। तृतीय 1980 मतलब कि 1998 के मामले में हमें ये देखने को मिला दोस्तों कि तीसरे न्यायाधीश के मामले में सीजीआई सहित 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों को शामिल करने के लिए कॉलेजियम इसका जो है बेसिकली जो है विस्तार यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो किया गया था। तो के अशोक रेड्डी मामला जो 1994 में निकल के आया, उन्होंने ये बोला कि इसमें मतलब कि इसका निष्कर्ष क्या निकल गया उस चीज़ को समझते हैं इस मामले में कि सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के प्रश्न पर विचार किया और अदालत ने पाया कि अनुच्छेद 252 के मापदंड और दिशा निर्देशों की अनुपस्थिति जानबूझकर प्रतीत होती है क्योंकि शक्ति जो है उच्च सैद्धांतिक पदाधिकारियों में निहित होती है। यानी कि अगर बात करें यहाँ पे सीजीआई के बारे में डायरेक्टली जो है इस मतलब कि 1994 के मामले में जो है करी गई थी। यह भी माना गया कि पूरे देश में न्याय के बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए हस्तांतरण की शक्ति का प्रयोग केवल जनहित में किया जा सकता है। एक वर्ड को ध्यान से समझना कि अगर
मतलब किसी चीज का अगर हस्तांतरण हो रहा है यानी किसी चीज का अगर कुछ हो रहा है तो उस केस में जनहित अगर बात करें तो जनहित के अगर केस में है कि लगता है कि हाँ वहां से जनहित का फायदा होगा तो ही उस केस में जो है अगर बात करें तो मतलब कि उस चीज का मतलब कि ट्रांसफर जो है करना चाहिए। अदरवाइज उस चीज को जो है बिल्कुल अगर बात करें तो बिल्कुल मतलब कि एक तरह से रोक देना चाहिए। तो ये जनहित का जो मुद्दा था ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें जो है बात करें के अशोक रेड्डी मामला जो 1994 में जो हुआ ये बहुत ज्यादा जो है हमें एक तरह से इंपॉर्टेंट हमें जो है इस मामले के परिप्रेक्ष्य में हमें जो है देखने को मिला। इस मामले में अदालत ने यह भी देखा कि नियुक्तियों के मामले में न्यायपालिका की जो प्रधानता और तबादलों में इसकी निर्धारण जो प्रकृति प्रक्रिया न्यायिक तत्व का परिचय जो बेसिकली जो है देती है। फिर इसलिए निर्णय के आगे की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता के अभाव के लिए ये पर्याप्त औचित्य है जो आमतौर पर संभावित कार्यकारी अतिरिक्त या मनमानी के खिलाफ जांच के रूप में आवश्यक है। तो इसमें यह भी बोला गया कि अगर इस तरह की अगर मान लो ट्रांसफर को लेके मतलब कि अनदेखी करी जा रही है या फिर अगर बात करें तो मतलब मनमानी ढंग से अगर मान लो ट्रांसफर किया जा रहा है तो हाँ उस केस में जो जांच की आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये मतलब कि एक तरह से इसका निष्कर्ष जो है हमें के अशोक रेड्डी मामले में जो हमें देखने को मिला था। फिर न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया की पुनः परीक्षा की आवश्यकता यानी कि अब यहाँ पे ये समझ आता है कि पारदर्शिता और जवाबदेही जो है बेसिकली किसी भी चीज़ में जो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे होनी चाहिए जिसमें जनता को जानने का अधिकार भी होना चाहिए और इसमें शामिल जो हितकार हैं उसको भी जो शामिल करना चाहिए कि अगर किसी का अगर हस्तांतरण हो रहा है तो उससे संबंधित उसके सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं चाहे वो उस कोर्ट के सारे मेंबर्स हो कोई भी हो तो उनको भी जो है इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आखिर इनका ट्रांसफर क्यों हो रहा है और साथ में जनता को भी जानने का अधिकार यहाँ पे होना चाहिए कि अगर किसी चीज़ का मतलब कि अगर हस्तांतरण हो रहा है किसी भी जज का तो क्यों हो रहा है तो उसके बारे में भी जो है बेसिकली जो जनता को भी जो यहाँ पे जो है सूचित करना चाहिए। फिर न्यायिक संस्था का बड़ा हित अब इससे ये होता है कि देखो दोस्तों जो बेसिकली न्याय संस्था का बड़ा हित इससे ये फायदा होगा कि जो एक तरह से पक्षपात और पूर्वाग्रह है जो सरकारी हस्तक्षेप है उसको कम किया जा सके और साथ में पारदर्शिता जो है इससे काफ़ी ज़्यादा जो है अगर बात करें तो बढ़ जाएंगे। दूसरा फिर से जो अटकलें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो हमें कम देखने को मिल सकती हैं। फिर नियुक्ति का औचित्य भी यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा अगर हम इस तरह से पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी चीज़ों को लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो नियुक्ति का औचित्य भी जहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। दूसरा मामलों का लंबित होना इसमें यह होगा कि अगर हम मान लो अगर हम आप अपारदर्शित तरह से चलेंगे तो कहीं ना कहीं फिर मामलों का लंबित होगा और इससे फिर अगर बात करें तो मतलब कि जज होगा जो है फिर मतलब कि अगर ट्रांसफर जल्दी से ना होना फिर ये सारी चीज़ों से फिर क्या होगा फिर इससे फिर रिक्तियाँ बढ़ेंगी तो फिर जो पेंडेंसी है जो कोर्ट की वो भी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो हमें जो बढ़ते हुए चीज़ों को देखने को हमें मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण में हमें ये देखने को मिलता है दोस्तों कि दुनिया का कोई भी देश न्यायिक नियुक्ति को केवल न्यायपालिका पर ही नहीं छोड़ता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उसके अन्य तरीके संतुलन भी जो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इंग्लैंड में न्यायाधीशों यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के अलावा की नियुक्ति वहाँ की न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि JAC करता है बेसिकली इसकी सिफारिश पे जो की जाती है और यह खुली प्रतियोगिता द्वारा योग्यता के आधार पर नामों की सिफारिश करता है और नियुक्तियों के लिए चयन के लिए उपलब्ध व्यक्तियों की श्रेणी में विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशिष्ट वैधानिक कर्तव्य भी जो है हमें देखने को मिलता है। इसी की जैसे सेम अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में भी मतलब कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि पसंद की अभिव्यक्ति को पसंद करते हुए यहाँ पे मतलब जजों को नियुक्त किया जाता है और साथ में एक पारदर्शी तरीके से मतलब जो भी आयोग होता है यहाँ का न्यायिक आयोग वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जो है इनके जो है बेसिकली अगर बात करें तो सिलेक्शन करता है। तो इंडियन ओवरव्यू में देखें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में देखें तो प्रथम जो हमारी विधि आयोग की न्यायिक प्रशासन के सुधार पर 14वीं रिपोर्ट में यह भी सिफारिश करी गई थी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जाए। यानी कि जो हमारे उच्चतम न्यायालय के जो 65 वर्ष है उसी को ही इन्होंने बोला कि उच्च न्यायालय के जो मतलब जज हैं उनकी भी आयु जो है 65 वर्ष जो है कर देनी चाहिए। और साथ में ये भी बोला गया कि एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का भी जो है बेसिकली जो है इसमें मतलब कि किया जाना चाहिए जल्द से जल्द ताकि इस तरह की जो दिक्कतें हों उसको जो है बिल्कुल जो है अगर बात करें तो बिल्कुल रोका जा सके। तो दोस्तों ये था हमारा एक ओवरऑल एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो यही था दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।